हेलो बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्याओं चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 लगाएंगे। इस चैप्टर में अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। अपरिमेय संख्याएं हम लोग लास्ट ईयर पढ़े हैं कि ऐसी संख्याएं जो कि a/b के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ में आई बात ना? और लास्ट ईयर हम लोग जैसे √2, √3, √11 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इन सब नंबर्स को हम लोग लास्ट ईयर संख्या रेखा पे दिखाए थे, नंबर लाइन पे दिखाए थे कि √2 कहाँ होगा या √3 कहाँ होगा, ये हम लोग दिखाए थे। ठीक है, और हम लोग इसको कह दिए थे कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या है क्या जिनको a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इसको आज हम लोग अब हम लोग इस चैप्टर में प्रूव करेंगे कि √3 अपरिमेय संख्याएं कैसे हैं और कैसे ये परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा, प्रमेय, क्योंकि इस थ्योरम के ही आधार पे हम लोग √2 या जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो कैसे अपरिमेय हैं ये हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस प्रमेय के बारे में जानते हैं और इस प्रमेय को पहले प्रूव करते हैं। तो देखिए, अब ये प्रमेय क्या है? ये प्रमेय कहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इस थ्योरम को हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर दिया है कि p एक अभाज्य संख्या है और a² को विभाजित करती है। तो माना a के, जो कि a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो माना a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं। क्या है? a = p1 × p2 × p3 से लेकर के pn। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ a धनात्मक पूर्णांक है, उसी तरह मान लिया जाए कि a = हमारा धनात्मक पूर्णांक 60 है और मान लिए इसमें p = कोई एक संख्या 3 है। ठीक है, तो a किसका फैक्टर होगा? a = जैसे हम लोग a का अभाज्य गुणनखंड p1 × p2 × p3 अप टू pn तक किए हैं, ठीक उसी तरह से इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5 ये हो जाएगा। अब ये क्या कहा है कि इनके जहाँ p1 p2 से लेकर के pn अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि किसी भी धनात्मक संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसी तरह से a का भी जो गुणनखंड होगा वो सारे नंबर्स क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं तथा सभी अभाज्य संख्याओं का भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये कि हम लोग a का फैक्टर किए हैं तो ये ये संख्याएं आई हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब अलग अलग हो। कुछ एक जैसी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 60 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 और 2 क्या हो गया? एक जैसा हो गया। 3 अलग, 5 अलग, लेकिन ये 2 एक जैसा हो गया।
तो उसी तरीके से इनका ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि P1 P2 से लेके Pn तक सब अलग ही अलग होंगे, ये कोई कंडीशन आवश्यक नहीं है। एक जैसे अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn का मल्टीप्लाई करेंगे P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ का अगर हम लोग किया जाए तो 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो एक 60 का हो गया, और दूसरे का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर हुआ, ये 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, एक 60 का ये और दूसरे 60 का ये कर दिए। ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब दिया है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः अगर अच्छा देखिए जैसे ये है, अगर ये कहा जाए कि 360 को विभाजित करता है तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, हम लोग जो पहले पढ़े हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो उसके जो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और वो क्या होता है उन अभाज्य संख्याओं से वो संख्या क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यानी ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अगर कहा है कि ये जो संख्या है अगर P से विभाजित होगी यानी 3 से विभाजित होगी, इसका मतलब ये 3 जो है इस 60 स्क्वायर यानी इसका एक गुणनखंड होगा। तो देखिए इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, इसमें 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि ये ये 3 जो है इसको तभी विभाजित कर पाएगा जब इसमें ये इसका एक गुणनखंड होगा। कोई भी संख्या किसी संख्या को तभी विभाजित कर सकती है जब वो संख्या उसका एक, अगर हम ये कहें कि ये संख्या 13 से विभाजित होगी तो ये संख्या 13 से विभाजित नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 13 इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो अगर ये संख्या इससे ये विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग लिख सकते हैं, दिया है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः P ए स्क्वायर का विभाजित करता है, अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है। अच्छा, अगर P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है और ए जैसे तो ए स्क्वायर के गुणनखंड ए स्क्वायर के अभाज्य, जैसे कि 60 के अभाज्य संख्याएं ये हैं, उसी तरह से 60 स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2, 3 और 5। जैसे 60 का अभाज्य गुणनखंड है 2, 3, 5,
उसी तरह 60 स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 ही तो है, स्क्वायर है, लेकिन इसमें 2, 3, 5 ही तो है, इसके अलावा तो और कोई नंबर है नहीं, केवल 2 है, केवल 3 है और केवल 5 है। ये बात दूसरी है कि ये 3 2 बार हो गया, 5 2 बार हो गया है, ये 2 बार, ये 2 बार, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 है, 3 है और 5 है, जो कि 60 में भी है। तो इसी तरीके से p अगर a स्क्वायर का गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय यानी यूनिक अद्वितीय अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय गुण के कारण, अद्वितीय गुण के कारण का मतलब ये हुआ कि 60 जो है केवल 2 से, 3 से और 5 से ही कट सकता है। इसके अलावा अगर हम कहें कि 60 जो है 7 से भी कट जाएगा या 9 से भी कट जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 जो है, 60 के लिए 2, 2, 3 और 5 केवल यही 4 अंक हैं। 60 के लिए केवल यही 4 अंक हैं। ठीक है, यही 4 अंक हैं, यानी यूनिक हैं। इस नंबर के लिए ये यूनिक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता है। ठीक उसी तरीके से यूनिकनेस के अलावा के कारण हम कह सकते हैं कि p जो है a स्क्वायर का गुणनखंड है, अतः p a का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी अगर 3 इसका गुणन एक अभाज्य गुणनखंड है तो 3 ही इस 60 का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी अगर 60 स्क्वायर का है तो 60 का भी होगा, तो अगर a स्क्वायर का है तो a का भी होगा, अतः a का भी होगा। अतः p अभाज्य गुणनखंड Pn अभाज्य गुणनखंड Pn में से कोई एक होगा। तो अगर P अभाज्य गुणनखंड किसके, A के अभाज्य गुणनखंड में से कोई एक होगा तो होगा में से एक होगा, अतः इसलिए P A को विभाजित करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ये 60 स्क्वायर को तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 360 स्क्वायर के गुणनखंड 360 स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा और प्रमेय द्वारा, अभाज्य प्रमेय द्वारा, और प्रमेय द्वारा 3
60 का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? और इस तरीके से ये प्रूव हो गया हमारा कि P A को विभाजित करेगा। क्लियर हुआ ये? तो ये आपका हो गया, ये प्रमेय सब खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लगाते हैं और ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग एक एग्जाम्पल लगाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए दिया है एग्जाम्पल, सॉरी प्रमेय 1.4 कहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह हमको प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि √2 को जो हम लोग को प्रूव करना है उसका उल्टा मान लिया जाए। यानी माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो किसी भी संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम लोग √2 को भी a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा √2 = a/b, जहाँ पर a/b क्या है, जहाँ a/b एक परिमेय संख्या है तथा a और b अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है तथा b ≠ 0। क्लियर हुआ? तथा a और b अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई नहीं है। एक के अतिरिक्त और कोई नहीं का मतलब ये अभाज्य परिमेय संख्या, यानी मान लो 3/5, तो इन दोनों में एक कॉमन होगा, मतलब कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 1 और इसको लिख सकते हैं 5 × 1, यानी यही एक उभयनिष्ठ 1 कॉमन होगा। नहीं तो ये दोनों और कुछ इसके साथ कॉमन नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं है कि ऊपर भी 2 रहे और नीचे भी 2 हो, ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाए। ये हो गया, तो अब हम लोग लिखा जाए इसको, दोनों साइड में वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ लिखा जाएगा वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2 = a² या 2b² = a² या a² = 2b²। अब पिछला प्रमेय थोड़ा ध्यान में लाइए। अब यहाँ पर a² का कौन कौन गुणनखंड है, 2 है और b²। जैसे कि 60 का स्क्वायर कौन कौन सा था,
2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 2 और 2b स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इस ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 है, यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इसका क्या है, 2। तो अभाज्य गुणनखंड जो होता है उससे वो संख्या क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अतः ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगी। कैसे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा। आई बात समझ में। और अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के प्रमेय के अद्वितीयता के कारण 2a को भी विभाजित करेगा। आई बात समझ में। 2a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार 2a का एक अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार 2a का एक अभाज्य गुणनखंड है। आई बात समझ में। अब अगर 2a का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2a का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो हम लोग फिर किया जाए। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अगर 2a का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी कि a के गुणनखंड में 2 होगा। पुनः माना a इज इक्वल टू 2c, या इसको स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, या a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2b स्क्वायर, या a यहाँ लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसको 1 बना दीजिए तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1 से। ठीक है। या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, अंकगणित आधारभूत प्रमेय द्वारा 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा तथा 2b को भी विभाजित करेगा। अर्थात अर्थात 2b का एक अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए, हम लोग कहे थे कि a और b का
एक के अलावा और कोई गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आया, 2 a का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया और 2 का भी एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी ये a/b था तो इसका अभाज्य, a का अभाज्य गुणनखंड 2 हो गया और b का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि यह जो है हमारे, परंतु चूंकि यह हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका 2 अगर b² को विभाजित करेगा तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा 2b को विभाजित करेगा, जो कि वहां हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। और जब b को विभाजित करेगा यानी कि b के गुणनखंड में a2 होगा, यानी कि 2 अभाज्य गुणनफल होगा b का, और अगर 2 अभाज्य गुणनफल होगा तो यानी कि a 2 का भी गुणनखंड हो गया और b भी जो है 2 का एक गुणनखंड हो गया। और इस प्रकार से हमारी कल्पना जो है a/b का कोई गुणनखंड नहीं है और 2 हो गया, इस वजह से हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या हो गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।